टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ मैं। पिछले 4 साल पहले मेरी जॉइनिंग आरसीएम सिस्टम में हुई और जिस तरह से मेरी शुरुआत आरसीएम में हुई, थोड़ा सा मैं अपना वो परिचय आपको ज़रूर बता दूँगा। डॉक्टर साहब मेरी अपलाइन है, चौहान सर जो अभी हमारे बीच में नहीं आए, उन्होंने मेरे को इस सिस्टम के बारे में जब फर्स्ट बार बताया था, तो शुरुआती टाइम पे सबका यही होता है कि यार अपना कोई आया तो उसको खुश करने के लिए या फिर उसको चुप कराने के लिए हम अपना कार्ड बना देते हैं। कहीं ना कहीं मैंने भी वही सोचा, मैंने कहा चलो ये बार बार बोले तो कार्ड लगा दे तो दोबारा तो नहीं बोलेंगे। और जैसे इन्होंने बोला कि सर आप कार्ड लगाइए, और 1000 रुपए का सामान उस समय मिला करता था, लेकिन मैं जब शॉप गया तो मैं शॉप में जाके 1000 रुपए का सामान नहीं लिया। मैंने वहां 7 से 8 हजार का सामान घर लेके आया, क्योंकि जब मैं दुकान में अंदर गया तो मैंने कहा सामान तो चाहिए ही चाहिए, अब दूसरी दुकान में क्यों झांकना है, जब यहाँ आ गया तो यहीं से सारा सामान उठा के ले जाते हैं। और वो सामान जब घर लेके गया तो घर पे कुछ माँ को पसंद आया, कुछ भाई को पसंद आया, कुछ बाबूजी को पसंद आया, कुछ जो है मेरी मिसेज को पसंद आया। तो इस तरह से सारे प्रोडक्ट घर पे लगे। और माँ ने बोला कि इसका साबुन बहुत अच्छा है, घरवाली ने बोला इसका वॉशिंग पाउडर बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे जो है, जैसे हमारी सरसों की बहुत अच्छी खेती होती है, तो बाबूजी ने जब इसका राइस ब्रान ऑयल खाया तो बाबूजी ने बोला कि तेल इसका बहुत अच्छा है, इससे गैस एसिडिटी नहीं हो रही। तो मुझे भी इस तरह से गैस एसिडिटी नहीं हुई, तो हमने उसको स्टार्ट किया। लेकिन शुरुआती दिनों में क्या होता है कि वही सामान लिया, सामान यूज किया और साथ बैठ गए। अचानक एक दिन चौहान सर का फोन आया कि हमें दिल्ली जाना है, सेमिनार है। मुझे सेमिनार में फंसाया गया, जैसे चालबाजी से उस सेमिनार के अंदर धक्का मराया गया। मुझे इच्छा नहीं थी, लेकिन घूमने का शौक बहुत ज्यादा था। चौहान सर और धामचंद्र मोला सर ने जैसे एक जाल तैयार किया कि भाई दिल्ली चलना है, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती तो तू ड्राइविंग में परफेक्ट है, तो हमारे साथ गाड़ी लेके दिल्ली चल। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम की बात है, ये लोग 1500 की टिकट काट के अंदर जा रहे थे। फाइनली थोड़ी देर में खड़ा रहा, बहुत सारे लोग वहां टिकट काट रहे थे। कोई फर्स्ट सीट का अलग टिकट था, सेकंड का अलग था, थर्ड का अलग था, लेकिन जो थर्ड का था वो 500 था। तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा यार ये लोग 1500 रुपए की टिकट काट है, तो मैं 500 की तो काट ही सकता हूँ। ऐसी कौन सी शख्सियत आ रही है अंदर जिसके लिए लोग 1500 की टिकट लेके अंदर बैठे, मैं भी तो देखूं ऐसा है कौन अंदर। और जैसे बोलते ना कि मेरे अंदर एक भ्रांति थी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। एक बहुत सारे डाउट लोगों ने डाला था कि ये कंपनी ऐसी होती है, आते हैं कुछ नहीं होता है, सपने दिखाते, तो मेरे अंदर भी वही चीजें थी। लेकिन जब उस हॉल के अंदर मैं गया, वहां मैंने देखी इतनी भीड़ अंदर, मैंने कहा यार लोग बोलते कि लोग जुड़ते नहीं, तो जुड़ते नहीं है तो लोग आए कहां से। और लोग भी ऐसे नहीं है, उसमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी रिटायर पर्सन है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट वाला है, कोई कैसे, मतलब अच्छी अच्छी हस्ती के लोग वहां पर डायरेक्ट सेलिंग में शामिल हो रखे। और आरसीएम में बहुत सारे शख्सियत हमें वहां पर मिली। तो मेरा अंदर से एक मन किया, मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत संगत वालों के बीच में हो, जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम ही नहीं सुना और उनके बीच में हो, तो वो क्या बता सकते मुझे। लेकिन अचानक फिर से चौहान सर से लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन ने सब कुछ सिखा दिया। हमारे सारे कारोबार ठप हो गए, घर बैठ गए थे। अचानक चौहान सर का हमारे गांव में रुकना हुआ, और उस दौरान पुलिस ने सारा नाकाबंदी कर दी थी कि भाई कोई अपने घर भी नहीं जा सकता, जो जहां हो वहीं रहे। तो ये हमारे घर पे रुक गए। सारी दुनिया का कारोबार बंद था, चौहान सर की इनकम उस दौरान 33,000 से लेकर 97,000 जंप कर गई। उस दौरान मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या यार सारे काम ठप पड़े हैं तो इनका। तब मैंने इनसे पूछा, मैं कहा चौहान सर मेरे को ये जानना है कि पूरी दुनिया का काम, पूरे भारत का काम जो है ना बंद हो गया, आपकी इनकम ग्रोथ में कैसी है। तब इन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि भाई आज तक लोग, कोरोना से पहले लोग आरसीएम का साबुन 1 लेते थे, 2 लेते थे, लेकिन कोरोना के टाइम पे लोगों ने जो है ना पेटी की पेटी उठाई, तेल पेटी की पेटी, चावल कट्टे के कट्टे, अपना चाय पत्ती सीधा 10-10 किलो, किसी ने 20-20 किलो, इस तरह से उस समय प्रोडक्ट उठा और बिजनेस बढ़ा तो इनकम बढ़ी। उस दौरान मुझे समझ में आया। और फिर चौहान सर से मैंने कहा सर मुझे समझना है, इसको अच्छे से समझना है। तो चौहान सर की एक बात
हमेशा मेरे याद आती है, और मुझे लगता है कि आप जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हो सकता है नोट करिए। इन्होंने मुझे एक ही बात, और वो मेरे को हमेशा याद रहती है। वो बोलते हैं कि जिस काम को तू कर रहा है ना विदेश में, जब जब विदेश जाएगा तब तब तुझे पैसा आएगा, जब नहीं जाएगा तो तेरी इनकम नहीं आ सकती है। लेकिन आरसीएम में यदि तेरी उम्र अभी 50 साल बची है, 4 साल दबा के मेहनत कर ले, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। 4 साल के बाद तो अपने शौक के हिसाब से काम करना, कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या है इसमें, मैंने कहा थोड़ा सा मेरे को इसमें क्लैरिटी दो। तब इन्होंने उस समय टाटा सर का उदाहरण दिया था। इन्होंने बोला टाटा यदि मर जाए तो नमक बिकेगा या नहीं बिकेगा। मैंने कहा टाटा मर जाए नमक तो बिकेगा बिकेगा, क्योंकि लोगों की जरूरत है वो। तो उन्होंने बोला वही है आसिम, 4 साल दबा के काम कर। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोला कि तुझे राजा बनना है तो गुलामों जैसे काम करने पड़ेंगे। राजपाल सर की आवाज आ रही है आप लोगों तक? नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। मेरे को शायद म्यूट हो गया था मैं। जी चौहान साहब आ गए राजपाल जी। जी 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 कीजिए कीजिए राजपाल सर, अपनी बात पूरी कीजिए। चौहान सर का रेज नहीं हुआ था, तो अभी चौहान सर भी जुड़ गए। चौहान सर आप अनुकूल माहौल में हो गए? जी 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 आप अपना वाक्य पूरा कर लीजिए। जी तो उस अब मैं वाक्य भूल गया अपना। चलिए आप टाटा नमक का एग्जांपल दे रहे थे। 4 साल और कर दीजिए। हाँ 4 साल का जो उदाहरण दिया उन्होंने कि भाई 4 साल को यदि दबा के मेहनत करेगा तो उसके बाद तो नहीं भी करेगा तो तेरे को इनकम आएगी। और माँ कसम मैंने 3 साल मेहनत की है। अभी की जो लाइफ स्टाइल है ना बड़ी गजब की है। पिछले जो मई की इनकम है 1,92,000 समथिंग इनकम थी मेरी। तो मेरे जैसे मैं बोलता हूँ कई बार कि 4 बार हाई स्कूल फेलियर हूं मैं। भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार के पास कोई ऐसी आज तक योजना नहीं निकली है कि वो फेलियर इंसान को जो है ना कम दे सके। आरसीएम के अंदर एक पावर है, अनपढ़ पढ़ा लिखा गोरा काला चीटा छोटा बड़ा जो भी है सबको जो है ना यहाँ पर इनकम दे सकता है। बस ये है कि क्यों क्लियर होना चाहिए कि आरसीएम करना क्यों है। तो मेरा क्यों यही हुआ क्लियर कि भाई जब 4 साल में आरसीएम रिटायर हो सकते हैं तो 4 साल कर लेने थे दबा के मेहनत। जब हमने 50 साल गधों जैसी मेहनत करनी है तो गधे जैसी मेहनत 4 साल बोल रहे आरसीएम वाले तो करके देखते हैं। और करा है तो पाया भी है। और फील्ड में नहीं है, क्योंकि राजपाल भंडारी एक तड़पता हुआ इंसान था जिसने अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए थे। मैं कई बार वो मीटिंगों में चौहान सर जैसे आप अनुकूल माहौल में तो रेज हैंड करना। बहुत सारे मैं अपने वो मीटिंगों में बोलता हूँ कि ये जो गरीबी की बात करता हूँ ना, मैंने गरीबी बहुत देखी है। गरीबी की बात मैं ये नहीं करता हूँ कि खाने के लिए नहीं था पैसे के लिए नहीं था। मैं अपने घर पे और गांव में जब भी देखता ना कोई भी क्लेश होता था वो पैसे के चक्कर में होता था। पैसा, मेरे बाबूजी और मेरे चाचा जी के बीच में जब भी झगड़े की नौबत आती तो पैसा आता था आगे। तो मुझे लगता था यार जीवन में पैसा इतना कमाना है इस पैसे के लिए झगड़ा ना हो। तो मैं बहुत सारे फंडे अपनाए, गाड़ी घोड़े चलाए, खेती की, विदेश गया। तो बोलते ना रेगिस्तान में तड़पता हो इंसान उसकी मौत होने वाली होती कि अचानक उसको एक मैसेज मिलता है कि भैया 500 मीटर दूर पानी है। तो उसके शरीर में जान पे जान आ जाती है। तो मुझे भी जब लगा ना कि आज समय मेरे को मिल सकता है सब कुछ, तो बहुत फंडे अपना लिए थे कि अमीर बनने का रास्ता कहीं से मिल ही नहीं रहा, वही करना पड़ेगा जो है। लेकिन जैसे अचानक मुझे रास्ता मिला आरसीएम की इसमें अमीर बन सकते हैं, तो फिर जो है मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं लेकिन दिशा सही नहीं है, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। जगह जिस जगह है ना वो मेहनत की जगह सही नहीं थी मेरी। खेती करता तो खेती से भी अमीर कोई नहीं बना था, क्योंकि बनना होता तो मेरा दादाजी बन गया होता, मेरा बाबा जी बन गया होता। मेरे ड्राइविंग में कोई अमीर बनना होता तो बहुत सारे ड्राइवर थे वो अमीर नहीं बने, गाड़ी घोड़े वाले मालिक अमीर नहीं बने। विदेश से भी कोई अमीर बनना होता तो जो बहुत सारे गए थे वो भी नहीं अमीर बने, तो मैं भी नहीं बना। लेकिन आरसीएम सिस्टम में यदि 3 साल के अंदर अंदर यदि मैं 1,92,000 की समथिंग तक इनकम तक पहुंचता है तो बताइए अगले 10 साल में क्या होगा। बस ये कि जो मेहनत बोलते हैं ना कि मेहनत का दामन नहीं छोड़ना है, बाद बाकी सफलता तो झंक मार के आएगी। तो मैं आज 4 साल बोला 3 साल मैंने
3 साल के अंदर अंदर मैं जो हूँ टेक्निकल क्वालिफाई कर दिया था मैंने। और आज जो है मेहनत की एक ऐसी आदत लग चुकी है। कभी कभी बोलता है यार मन की, चौहान सर बोलते हैं 4 साल बाद रेस्ट करेगा, तो मैं कभी कभी करने की कोशिश करता हूँ। एक दिन घर रहूंगा ना तो अगले दिन बेचैनी होने लग जाती है, क्योंकि आदत सी हो गई लोगों के बीच में जाने की। तो मैं इस चीज को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि भाई जिन्होंने मेरे को इस लेवल पे पहुंचाया है, सैकड़ों लोगों के टारगेट ले लिया कि उनको भी अब इस लेवल पे लाना है। और इस लेवल पे लाने का एक ही मूल मंत्र है, जिस तरह से मुझे फंसाया गया था दिल्ली के लिए, उसी तरह से आप 100 लोगों का टारगेट लिए, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं 100 लोगों का टारगेट लीजिए। 100 लोगों का टारगेट लेंगे तो प्रधान भी आप ही बनेंगे, विधायक भी आप ही बनेंगे, मुख्यमंत्री भी, कोई और नहीं बनेगा। इसके लिए टारगेट लीजिए। जैसे प्रधानों का लास्ट के दिन वोटिंग होती है ना, तो टारगेट लीजिए। अभी चौहान सर कवरेज एंड हो गया है, तो मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बड़ा होने वाला है आरसीएम में। कल्पना कीजिए कोट पैंट के कमीज पे लोग आज डायमंड बने, तो हमारे पास तो 400 प्लस प्रोडक्ट आ गए हैं। और ये 400 प्रोडक्ट को समझाना, लोगों का क्यों क्लियर कराना, दिल्ली की तैयारी करिए जितना ज्यादा कर सकते। हर एक साथी जिनको जो 20,000 इनकम आती है, वो 2-4 महीने की इनकम झोंक डालिए अभी अपनी टीम पे। अभी से तैयारी करें और टिकट एडवांस में जमा कराइए। उसके बाद दिल्ली देखना किस तरह से लोगों के रीजन क्लियर होते हैं। तो चौहान सर आपका मोस्ट वेलकम है सर। मैं थोड़ा लेट में जुड़ा, तो स्वागत है सर। आप लोग जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, डीजी